हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि जब पेपर आए तो आपको हड़बड़ी ना रहे और अपना एग्ज़ाम जो है आप आसानी से क्लियर कर ले जाएँ। दोस्तों 2-3 दिन से थोड़ा कुछ घटना हो गई थी, इस वजह से वीडियो मेरा नहीं आ पाया था। अब जो है हम रेगुलर रहने का प्रयास करेंगे। वैसे थोड़ी सी तबीयत भी जो है वो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि क्योंकि मौसम जैसा हो रहा है वैसे थोड़ा सा कोल्ड और जो है कफ हो गया है, तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अगर मतलब कुछ गलतियां होती हैं बोलने में तो आप उसको जो है इग्नोर करिएगा और सेशन का फ़ायदा उठाइएगा। देखिए आज का हमारा सेशन जो होने वाला है, ये जो बिहार स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है बिहार का, उसमें जो पेपर 2 होते हैं 11वीं 12वीं के लिए, चाहे उसमें आप हिस्ट्री से कर रहे हों या ज्योग्राफी से या इसके अलावा अन्य अन्य सब्जेक्ट से, सभी लोग अपने रिलेटेड डिग्री के माध्यम से करते हैं। तो उसमें जिनका भी हिस्ट्री है, अब ये हिस्ट्री के सवाल आपके केवल और केवल बिहार स्टेट के लिए ही नहीं, बीपीएससी टीआरई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा DSSB के लिए और यूपी LT ग्रेड है जिसमें भी हिस्ट्री आता है, जिसका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनमें ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो का फ़ायदा उठाइएगा। देखिए ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है बिहार स्टेट का, जो 14/9/2023 को हुआ था। 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये शिफ्ट थी और आप लोग देख ही सकते हैं सब्जेक्ट का नेम भी हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो इसमें मुख्यतः हम जो है 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से देखेंगे जो हमारा हिस्ट्री का रहने वाला है। इसके बाद हमारे जो 30 प्रश्न रहेंगे वो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से रहने वाले हैं और फिर हमारे जो 20 प्रश्न होने वाला है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं बिहार जो है जीके जीएस, नॉर्मल जीके जीएस, करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो है रीजनिंग और थोड़ा सा हल्का फुल्का मैथ भी आता है। तो आप सभी जो है सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो है वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बाकी अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होगी और किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस के क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी जरूर देखिएगा। और ऐसे हमारे भाई बंधु जो हैं जो SST का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बिहार स्टेट में और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो भी हमारी इसी प्लेलिस्ट की अदर वीडियोस देख लेंगे। उसमें आपका SST में मैंने 3 पेपर जो है पूरे 150 नंबर के सॉल्व करवाए हैं, तो आप सभी लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है और आप आसानी से एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। कौन से राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये NCERT में बताया गया है। और इसमें से अगर हम देखें तो गुजरात में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपका तमिलनाडु में नहीं मिले हैं। तमिलनाडु में नहीं मिले हैं, इसीलिए D विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आमरी नामक सैंधव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। आमरी नामक जो सैंधव स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। रावी, सिंधु, मादर या भोगवा। तो ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे है, तो इसका B विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा जो है ये कहाँ मिला है। अस्तूरा आप सभी लोग जानते हैं ना, पुराने ज़माने में लोग जो है शेविंग वेविंग करने के यूज़ में जो है ये अस्तूरा इस्तेमाल होता था। तो ये जो है कहाँ पर मिला है, तो हो सकता है आप लोग पहली बार ये सवाल देख रहे हों, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे मिला है, कालीबंगा। देखिए कुछ जो है आयोग ने आंसर भी गलत दिए हैं, तो इसमें से कोई भी आंसर अगर आपको गलत लगता है तो आप उसको भी ज़रूर बताइएगा और मुझे जो लगेगा मैं आपको जो है तुरंत सूचित करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन जो है मुझसे छूट जाता है, गलती हो जाती है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। किसने कहा था कि यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं चलता था, यहाँ पर जो है जनतंत्र चलता था। तो यहाँ पर जो है आयोग ने इसका उत्तर माना है हंटर, ठीक है। हंटर ने कहा था कि ये जो है मोहनजोदड़ो का जो शासन है ये राजतंत्रात्मक ना होकर जो है जनतंत्रात्मक था।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के द्वारा किया गया था। सर्वथा जो है ये संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। कौन से जो है शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है जिसमें जो है दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, तो आपको चंदूदड़ों में जो है दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। बाकी लोथल और कालीबंगा और धौलावीरा में आपको दुर्ग का प्रमाण मिलता है, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी, फिसलन वाली, तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, या तंग और टेढ़ी। तो इसमें से अगर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा चौड़ी और सीधी। याद रखिएगा चौड़ी और सीधी आप सभी लोगों ने देखा था कि ये जो नगर बने हुए थे वो कुछ ऐसे आयताकार में बने हुए थे। ये जो शहर है ये एक दूसरे का जो है रोड ऐसे काटता था आपस में, ठीक है, समकोण पर। तो ये जो है चौराहा टाइप में बना हुआ था, और ऐसे बहुत सारे जो है कैटेगरीज आपने पढ़ी होंगी। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कब पैदा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कब पैदा हुआ था ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 340 ईसा पूर्व। 340 ईसा पूर्व जो है पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कौटिल्य थे, ठीक है, कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि कौटिल्य की जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, पटना में या विदिशा में या उज्जैनी में या तक्षशिला में। तो ये जो है तक्षशिला में इनकी जो है शिक्षा दीक्षा हुई थी, इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। मौर्य वंश में जो कलिंग युद्ध हुआ था जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है यह हिंसा का जो है त्याग कर दिया था, तो ये जो है 261 ईसा पूर्व जो है लड़ा गया था। याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया। अशोक ने जो है पूरे देश में जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रसार कैसे किया, तो इन्होंने जो है संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। और इसके अलावा देखो अगर इसमें से सबसे बढ़िया देखा जाए तो इन्होंने जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और इन्हों के जो ये है ये सबको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों में जो है भेजते रहते थे। याद रखिएगा तो धर्म महामात्रों को भेजकर, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी संघमित्रा भी गया था और सुघोष भी तो नहीं गए थे, ये जो है बाकी डी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि चंद्रगुप्त के मेगा सन्निच के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज जो है कितनी जातियों में जो है बटा हुआ था। अब जातियां नहीं कह सकते हैं, इसको श्रेणियां कह सकते हैं। याद रखिएगा जाति तो नहीं थी, याद रखिएगा। तो मेगा सन्निच के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल के दौरान समाज जो है ये 7 वर्गों में जो है बटा हुआ था। याद रखिएगा 7 वर्गों में, तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सारनाथ में एक लौह स्तंभ शीर्ष पर रखे हैं जिसमें हम अपने नोटों को देखते हैं, मतलब जो है सारनाथ का जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, ठीक है, जिसमें आपको जो सिंह दिखाई देते हैं जो आप नोटों पर भी देखते हैं, और सारनाथ का स्तंभ भी अलग अलग है, ठीक है, मतलब किसी दूसरी तरह पे भी है। तो इसमें जो है आपको क्या दिखता है, ठीक है, और जो है यह कौन सी चीज़ से बना हुआ है। तो स्तंभ जो है वो मुख्यतः जो है पत्थर से ही बनाए जाते थे, ठीक है, और सारनाथ का स्तंभ, सांची का स्तूप, ये सभी लोग जो है आप अपने नोटों पर भी देखते हैं, अलग अलग नोटों पर जो है आपके चिन्ह बने होते हैं। तो ये कौन सी सामग्री से बना हुआ था या मूल रूप से किस सामग्री पर जो है उकेरे गए हैं कहा जा रहा है, तो ये जो है आपका पत्थर से बनाए गए हैं। देखिए ये जो है वो पत्थर पे उकेरे गए हैं, तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है। शाहबाज गढ़ी जो है ये पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है सीमांत प्रांत में है, ठीक है, सीमांत प्रांत में है, तो ये जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। हम थोड़ा सा तेज़ी से चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवाइज करने की या रिविजन करने की आवश्यकता है। अगला सवाल देखिए पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता पहचानिए। पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता पहचानिए। अटकलें, विश्वास, तर्कहीनता या मानवतावाद। तो इसमें कौन सा था, तो ये मानवतावाद हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 निकोलो मैकियावेली नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे। निकोलो मैकियावेली नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक जो है ये जो है समर्थन करेंगे, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा नेताओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए। नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वह करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था। पुनर्जागरण जब इटली से प्रारंभ हुआ और वहाँ पर जो है महिलाओं को सबसे दिया गया जो पहला अधिकार था वो कौन सा था, तो देखिए आवाज़ उठाने का अधिकार ये भी नहीं था,
तलाक का अधिकार ये भी नहीं था, गर्भपात का अधिकार ये भी नहीं था, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा अधिकार था जो प्राथमिक अधिकार में शामिल था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा जो है रिसर्च करिएगा, थोड़ा सा एक्टिविटी करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग को हाइपर एक्टिव रखने में मदद मिलेगी। तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस काल को एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर का युग कहा जाता है? ठीक है, कौन से काल को जो है शेक्सपियर का युग कहा जाता है? बहाली अवधि, द एज ऑफ जॉनसन, या पुनर्जागरण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पुनर्जागरण काल को जो है ये शेक्सपियर का एक युग कहा जाता है, या एलिज़ाबेथन काल भी कहा जाता है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि पुनर्जागरण ने किस चीज़ से ध्यान हटा दिया? पुनर्जागरण ने जो है कौन सी चीज़ से ध्यान हटा दिया था? तो ये जो है चर्च से ध्यान हटा दिया। ठीक है, चर्च से जो है ध्यान हटा दिया था, याद रखिएगा। बाकी पुराने टाइम पे पुनर्जागरण के पहले जो है सब कुछ जो है सर्वी सर्वा चर्च को ही माना जाता था। ये विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए चार्ल्स जो है पाँचवा, ये क्या था? चार्ल्स 5 क्या था, या चार्ल्स 6 या चार्ल्स 7 जो है ऐसे करके शासक हुए हैं। तो चार्ल्स 5 कौन सा था? ठीक है, तो ये जो है ये स्पेन का राजा था। कौन था? स्पेन का राजा था। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था? स्पेनिश बेड़े ने स्पेनिश बेड़ा जो आया था इसको ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है फ्रांसिस ड्रेक थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है हराया गया था फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है, तो ये इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये 11वीं 12वीं का एग्जाम है, तो इस हिसाब से थोड़े से अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा? भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि जो है किसने कहा था? तो ये चर्चिल ने कहा था। बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, पूंजीवाद का सबसे जो है प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है? पूंजीवाद की सबसे जो है प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है? साम्यवाद से, या समाजवाद से, या संप्रदायवाद से, या जो है मार्क्सवाद से? तो पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी कौन हो जाएगा? तो ये आपका समाजवाद हो जाए समाजवाद कह रहा हूँ, साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, साम्यवाद हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगली सवाल देखिए, डी.एच. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का निर्माण किया था या वर्णन किया था? डी.एच. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया? ईस्टवुड का या वेस्टवुड का? इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थवुड का या जो है साउथवुड का? तो इसका जो सही जवाब माना है आयोग ने, वो माना है ईस्टवुड का। ठीक है, ईस्टवुड का। एक बार जो है आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है दोस्तों पढ़नी पड़ेगी। इससे ये सभी जो है कन्फ्यूजन आपके और सभी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ब्रिटेन के औद्योगिक मालों का सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत में कब झेलना पड़ा? तो ये असहयोग आंदोलन के समय था, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या स्वदेशी आंदोलन के समय? अब देखिए, ब्रिटेन के वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है जब स्वदेशी आंदोलन चला था तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अपना जो है अंतिम सैन्य अभियान चलाया था? हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अपना जो है अंतिम सैन्य अभियान चलाया था? पालस, काकतिया, या जो है कलिंग, या इसके अलावा पृथ्वी में से कोई नहीं? तो ये जो है कलिंग हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया, मतलब कितने वर्षों तक शासन किया? तो हर्षवर्धन ने लगभग जो है 41 वर्षों तक शासन किया था। तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाणभट्ट का हर्षचरित जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? आप सभी लोग जानते हैं कि हर्षचरित की रचना जो है ये बाणभट्ट ने की है, और ये जो है कौन सी भाषा में है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है संस्कृत भाषा में है। बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हर्ष के शासनकाल में तुल्यमया कर किस पर लगाया जाता था? हर्ष के जो है शासनकाल में तुल्यमया कर जो है ये किस पर लगाया जाता था? तो ये जो है व्यापारिक प्रकृति की जो वस्तुएं होती थी, जो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होती थी, उन पर जो है ये लगाया जाता था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शिलालेख में बिंद क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख होता है? एक चीज़ आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि लगातार जो है जब एक टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो लगातार उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। हर्ष से आपने देखा कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिलालेख में बिंद क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है। थानेश्वर शिलालेख, इसके अलावा ऐहोल या मथुरा या आपका मधुबन। तो ये ऐहोल शिलालेख में जो है ये हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो है बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। इसमें कथन और कथन दो वाला है, कथन एक और कथन दो। देखिए सामंती व्यवस्था के लोगों ने लोगों के आर्थिक जीवन को गांवों तक सीमित कर दिया और इसने जो है मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। तो क्या ये कथन सही है? देखिए ये बिल्कुल सही है। सामंती व्यवस्था जो है इसने जो है गाँव को लोगों को जो है गाँव तक ही सीमित कर दिया और इसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। और मुद्रा अर्थव्यवस्था की गिरती प्रक्रिया के ने सेवाओं के आदान प्रदान और वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया। दोनों कथनों पर विचार करें और दिए गए इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो देखिए सामंती व्यवस्था ने लोगों के आर्थिक जीवन को गांव तक तो बिल्कुल सीमित कर दिया, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था जो है गिर रही थी, तो इसके लिए लोगों ने जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब आपके पास जैसे मेरे पास अगर दाल है तो मैं आपको दाल दे दूंगा, अगर आपके पास अधिकतम जो है चावल है ज़्यादा तो आप चावल दे देंगे। ऐसे जो है वस्तु विनिमय पद्धति का जो है उपयोग किया जाने लगा था। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो समझ गए होंगे। आगे देखिए, बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका को उल्लेख किया है। अब ये कौन थे? ठीक है, ये कौन थे? वेश्याएं या मनोरंजन करता या नाचती हुई लड़कियां या जो है गुलाम लड़कियां। तो ये जो है डांस करने वाली जो है लड़कियां थी। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि कलिंगत्तु परणाली किसकी रचना है? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए था, इतना जो है ये जो है इतना, ठीक है, ये कलिंगत्तु परणाली जो है ये इसको अलग लिखना चाहिए था। और किसकी जो है ये अलग लिखना चाहिए था, वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में कंप्यूटर से ऐसी गलतियाँ होती हैं। तो आप बताइएगा कि कलिंगत्तु जो है परणाली जो है ये किसकी रचना है? पुष्यमित्र की है या इसके अलावा जो है आपका जयांगोंडार की है या बुद्धमित्र की है या ह्वेनसांग की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये जयांगोंडार की रचना है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है जयांगोंडार जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो बी विकल्प को याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा? देखिए किस चोल शासक के समय जो है चोल प्रतिनिधिमंडल चीन गया था? अब किस चोल शासक के समय जो है चोल प्रतिमंडल जो है चीन गया था? राजराज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम या दोनों के समय में या इनमें से किसी के समय में नहीं? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब माना गया है ये आपका माना गया है कुलोत्तुंग जो है प्रथम के समय में चोल प्रतिनिधिमंडल जो है ये चीन गया हुआ था। तो इसका जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माधवी ने कोवलन के वापस जाने पर कौन सा जो है धर्म अपना लिया था? माधवी और कोवलन के आपने कहानी जो है सुनी ही होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि सिलप्पाधिकारम जो है रचना है। इसके अलावा जो है ऐसी एक रचना और है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इलांगो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये तमिल जो है ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें जो है इन सब का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो है कौन सा जो है धर्म अपना लिया था ऐसा कहा जा रहा है। तो ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मणि मेखलई हो गया और इसके अलावा सिलप्पाधिकारम, ये दो रचनाएं हैं जिसमें कोलन और इनकी जो है आपको जानकारी मिलती है। इनमें से कौन एक जो है चोलकालीन बंदरगाह था? इनमें से कौन एक जो है चोलकालीन बंदरगाह था? देवल, खंभात या थाना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो हो जाएगा, ये सभी जो है आपका जो है चोलकालीन बंदरगाह के स्थान थे। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, चोलकालीन ग्रामों के समूह को जो है क्या कहा जाता था? तो जो चोलकालीन ग्राम थे इनके समूह को जो है क्या कहा जाता था? तो इनको जो है खुर्रम कहा जाता था, ठीक है, खुर्रम कहा जाता था। ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए खुर्रम मत कर दीजिएगा, खुर्रम होता था, का आगे रहेगा, खा नहीं। आगे देखिए फिर से चोल से ही संबंधित सवाल है और इसमें कहा जा रहा है कि चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी? चोलों के जो है दक्षिण में कौन सी जो है राजनीतिक शक्ति थी? इसमें देखिए आपने चोल और चेर और पांडे ये तीनों राजवंश जो है दक्षिण भारत के हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है पांडे, होयसल या चेर या इसके अलावा जो है पल्लो। तो इनके दक्षिण में अगर बात की जाए तो इनके दक्षिण में जो है ये पांड्य राजवंश जो है शासन करते थे। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चोल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? चोल राज्य की जो है सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कावेरी, ठीक है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41वें नंबर, गिलोटिन क्या था? अब मैंने आपको पहले ही बताया जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाई तभी गिलोटिन एक उपकरण था और एक ब्लेड होता था जिसके नीचे जो है सर जो है व्यक्ति का सर रख दिया जाता था और ऊपर से जो है वो लोहे की मशीन और ब्लेड जो है छोड़ दी जाती थी और सर कटकर अलग हो जाता था, ठीक।
ठीक है, तो यही जो है आपका इसका पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एक उपकरण जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड लगा होता था और जिसके द्वारा व्यक्ति का सिर जो है ये काट दिया जाता था। तो ये आपका, क्योंकि इसका जो है आविष्कार गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम जो है गिलोटिन पड़ गया था। देखिए, प्रात्यिक दशा में लौटो किस प्रमुख विचारक का नारा था? प्रात्यिक दशा में जो है लौटो किस प्रमुख विचारक का नारा था, ये आपको बताना है। तो ये जो है रूसो ने कहा था। रूसो की एक पुस्तक है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी याद रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी है, आप सभी लोग जानते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है शक्तियों का बंटवारा किया है। बाकी जॉन लॉक का नाम भी आपने सुना होगा, दिदरो का भी नाम आपने सुना ही होगा। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का जो है स्वरूप क्या था? ये मध्यवर्गीय थी या हिंसात्मक थी या गौरवपूर्ण थी या इसके अलावा अहिंसात्मक थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हिंसात्मक हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य जो है नहीं कराए जाते थे? कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? कुलीनों के वर्ग की सेवा करना, बिल्कुल ये करते थे। इसके अलावा स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा देना, ये जो है ये नहीं करते थे, याद रखिएगा, ये नहीं करते थे। बाकी कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना करते थे और सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे। तो ये तीनों जो है सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो सही नहीं हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांस की राजनीतिक निकाय, फ्रांस की राजनीतिक निकाय कौन सी थी? देखिए, यहाँ पे देखो ड्यूमा जो है ये फ्रांस की नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका रूस की है, याद रखिएगा। रूस में जो है ड्यूमा कहा जाता है। और अगर रिच स्टैग की बात करें या संसद की बात करें तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये स्टेट जनरल हो जाएगा। स्टेट जनरल की मीटिंग आपको मैंने बताई थी कि 1792 में बुलाई गई। इसके अलावा जो है ये जो है 1614 में बुलाई गई थी। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जो है सम्मेलन के द्वारा लिखा गया है? अब यहाँ पर कम से कम मेंशन तो करना चाहिए था कौन सा सम्मेलन, ठीक है। यहाँ पर अगर फ्रांस की सम्मेलन की बात की जाए तो इसमें जो है फ्रांस को राजशाही संवैधानिक राजशाही घोषित कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। राजशाही को समाप्त कर दिया गया है पूरी तरीके से, ये भी नहीं खत्म हुई। और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट का अधिकार, ये भी नहीं हुआ था। सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में बांट दिया गया था। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया? फ्रांस ने जो है जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका एल्सेस और लॉरेन हो जाएगा। एल्सेस और लॉरेन जो है ये जर्मनी से ले लिए गए थे। और इसके बाद जो है जर्मनी ने, जब हिटलर का शासन आया तो हिटलर ने पुनः जो है इसको छीन लिया था। तो इसका जो है पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल कह रहा है रूजवेल्ट जो है ये किस पार्टी से थे? एफ.डी. रूजवेल्ट ये कौन से पार्टी से थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी से इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली? जो वैश्विक मंदी आई थी 1929 में, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद जो है कौन से जो है नीति को जो है मजबूती मिली थी? तो ये आपका हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति को, ठीक है। तुष्टीकरण की नीति को यहाँ पर सही माना गया है। तो ये आपका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चीन किस देश के प्रति जो है तुष्टीकरण की नीति का शिकार रहा? चीन जो है किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जापान के, ठीक है, जापान के हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, हमने 21-22 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसे ही जो आप अपना प्यार बना कर रखिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा जो है मोटिवेशन के लिए अपना लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो है मोटिवेशन और भी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। अगर जब आप लाइक करते हैं वीडियो को और कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छा महसूस होता है और हम पूरी एनर्जी के साथ जो है आप तक सवालों को पहुँचाते रहते हैं। देखिए, जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? ये आपको बताना है। जापान पर जो है नाभिकीय हमले का, आप सभी लोग जानते हैं, जापान में जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, इसके बाद पहला विश्व युद्ध तो हो ही गया था, इसको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें आपने देखा होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है ये बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो ये कौन से जो है राष्ट्रपति ने ये आदेश दिया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 51 ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन ने, हेनरी ट्रूमैन इनका शायद नाम था पूरा। तो इसका बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है ये आदेश दिया था।
चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। पहले महासचिव कौन थे ये आपको बताना है, ट्रिगवेली या डैग हैमरशोल्ड। इसके अलावा जो है वान की मून या बूत्रस घाली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ट्रिगवेली हो जाएगा। ट्रिगवेली जो है ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और जापान में जो है नागासाकी और हिरोशिमा पर कौन से डेट को जो है आपका परमाणु बम गिरा था, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन से बने थे, तो ये क्लीमेंट एटली बने थे। याद रखिएगा क्लीमेंट एटली बने थे। डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो आप सभी लोग जानते हैं महमूद गजनवी का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका देखिए वैसे तो कई किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो अलप्तगीन हो जाएगा। ठीक है, अलप्तगीन हो जाएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक जो है ये अलप्तगीन हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए निम्न कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। निम्न कथनों में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, या इसके अलावा देखिए धर्मनिरपेक्ष कैसे था। ठीक है, वो केवल और केवल जो है वो मुगल के बारे में लिखता था। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये जो है सही नहीं है। बाकी उसका ग्रंथ उस समय के जीवन जो है भारत से प्रभावित था, और वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो ये सभी बातें जो है ये आपकी सही हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है। देखिए मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत की जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना ही होगा। तो रजिया सुल्तान जो है वो आपका सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा। स्वयं को जो है खलीफा का सहायक किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये आपका बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन ने जो है स्वयं को जो है खलीफा का सहायक कहा था। ये विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया। किस शासक ने जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह बनाया था। ऐबक या इल्तुतमिश या जो है आपका बलबन या अकबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। बी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 59, इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था। इल्तुतमिश ने जो है किस शासक को हराया था, ये आपको बताना है। तो क्या इसने जो है आराम शाह को हराया था, या रजिया को, या बलबन को, या ऐबक को। तो इसने जो है आराम शाह को हराया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलाफत प्राप्त किया था। कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने जो है खिलाफत प्राप्त किया था। तो ये आपका बगदाद हो जाएगा। ठीक है, बगदाद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बाबरनामा युद्धों की पुस्तक है, या जो है रजमनामा आत्मकथा है, या जो है बादशाहनामा जहांगीर की जीवनी है, या जो है हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है। तो ये आपका कह रहा है कौन सा सही है। तो देखिए ये कहा यहाँ पर जो है बादशाहनामा जो है ये जहांगीर की जीवनी है, ये आयोग ने सही माना है। तो ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजपूताना के किस राज्य ने जो है अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, अधीनता। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, मेवाड़। ठीक है, ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 की मान सिंह के बारे में क्या गलत है। मान सिंह के बारे में क्या गलत है। देखिए महाराणा प्रताप के सेनापति थे, या अकबर के सेनापति थे, या जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे, या हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया था। तो इसमें क्या गलत है, तो क्या गलत इसमें से हो जाएगा कि ये जो है महाराणा प्रताप के सेनापति थे, ये गलत लिखा हुआ है। बाकी आपका सभी चीज़ें जो है सही लिखी हुई हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा विजय किया ये आपको बताना है। उसके बाद तो सबसे पहले मालवा विजय। मालवा विजय कहाँ पर है, तो दो विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। तो या तो ये सही हो जाएगा, या तो ये सही हो जाएगा। मालवा के बाद इन्होंने गोंडवाना नहीं विजय किया था, पहले गुजरात विजय किया था। तो ये बी ही विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। गुजरात के बाद गोंडवाना, और उसके बाद जो है असीरगढ़। तो ये आपका जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अकबर जो है अहमदनगर के किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा, ये जो है आपका सही नहीं है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है।
तो किस उसने पुनर्विवाह के लिए कदम उठाए या जो है शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, या सुनिश्चित किया कि फांसी को किसी को जो है सती होने के लिए बाध्य न किया जाए, या शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की जो है परंपरा की शुरुआत की। तो यहाँ पर कथन गलत है। देखिए ये मीना बाजार जो था ये शाही परिवार की महिलाओं के लिए नहीं था, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कौन सा जो है सही सुमेलित है। अमील गुलजार जो है यह राजस्व वसूली करने वाला होता था, या अमीन जो है यह धार्मिक प्रमुख होता था, वाकिया नबीस जो है अनुदान प्रमुख होता था, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो अमित गुजार होता था, अमित गुजार ये राजस्व वसूली करने वाला होता था, ये आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी वाकिया नबीस और अमीन जो है ये मैं आपको सभी को जो है एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था तो बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, तो ये मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम था। इसका जो है डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपका कौन सा हो जाएगा। सरफराज खान किसके एक अच्छम पुत्र थे। सरफराज खान जो है ये किसके एक अच्छम पुत्र थे, तो ये जो है मुर्शीद कुली के खां के जो है पुत्र थे, याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां। ये कभी एक टाइम पर जो है बंगाल के नवाब हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए कि लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल थे। लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो जो है ये कौन सी लड़ाई में शामिल थे, तो ये बक्सर की लड़ाई में शामिल थे। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है कि कथन 1, कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया, तो ये भी जो है दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ए और बी सत्य है दोनों, और ये बिल्कुल जो है सही स्पष्टीकरण है। तो इन्होंने पहले जो है सभी तरह के जो है तरीके अपना लिए थे और धीरे धीरे अपने लोगों को जो है यहाँ के राज्यों में निवासी भी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था। तो शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था, राजकुमार मुराद या प्रिंस अली गौहर, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजकुमार सलीम या प्रिंस अजीम। तो इनका नाम था ये प्रिंस अली गौहर, इनका नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 73 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपनी कूटनीतिक कौशल से जीती, या बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ जो है समाप्त हुई थी। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये दोनों कथन जो है ये आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है ये बताना है। देखिए बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की, और निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को जो है बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, और निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का जो है प्रयोग किया। तो यहाँ पे कौन कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला जो है बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की, बिल्कुल। और निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का जो है प्रतिनिधित्व करते थे, बिल्कुल। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का जो है दीवान जो है ये नियुक्त कर दिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं, बाकी चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो ये किसने लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नाना साहब ने लिखा था, याद रखिएगा ये जो है नाना साहब ने लिखा हुआ था। अगला देखिए 76 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ये आउटम और टेरल ने दी थी, याद रखिएगा ओट्रम और टेरल ने ये कहा था कि ये जो है ये एक षड्यंत्र था। ठीक है, ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का जो है एक षड्यंत्र था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि वाजिद अली शाह को जो है कौन से कला में माहिर थे। वाजिद अली शाह जो थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह कौन से कला में माहिर थे, तो ये जो है कत्थक में। ठीक है, ये डांस में जो है काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी कुशासन के आरोप में जो है अवध का भी विलय कर लिया गया था। देखिए किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो है किसने लिखा था, तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार आप ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आरसी मजूमदार हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने जो है इसको पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये भी याद रखिएगा।
बैरकपुर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। बैरकपुर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार में स्थित है, याद रखिएगा बिहार में। तो डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका जो है किसने निभाई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये आमिर खान ने निभाई थी। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये देखिए 1885 की बात हो रही है जब इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो है मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा मुंबई में। तो ये मुंबई में हुआ था, इसीलिए इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ए.ओ. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। देखिए अंबिका चरण मजूमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आपको याद ही होगा, ठीक है, याद ही होगा आपको सूरत विभाजन जब जो है 1907 में यहाँ पर जो है गर्म दल और नरम दल जो है बट गए थे, ये भी याद रखिएगा आप। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी आप याद रखिएगा, जहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसको बुलाया था, महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की दशा देखने के लिए भी बुलाया था और यहीं पर जो है उनसे मुलाकात की थी। तो इसका जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और जो है अंबिका चरण मजूमदार जो है यही जो है अध्यक्षता कर रहे थे लखनऊ अधिवेशन की। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ये 1885 में हुई थी। और यहाँ पर जो है ये 28 अक्टूबर कह रहा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये जो है दिसंबर में हुई थी, याद रखिएगा। तो हम जो है इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने तो सही मान लिया है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ये जो है ये आप देखिए 1885 में हुई थी। और आप देखिए ये दिसंबर में ही इनका सेशन होता था 29 से 31 के बीच में। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अक्टूबर इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप जो है आप भी एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि दादा भाई निम्नलिखित में से कौन जो है रहनुमाई माज दायासन से संबद्ध थे। दादा भाई नौरोजी या नौरोजी जो है फरदौन जी या एस बंगाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पहला दूसरा तीसरा जो है ये सभी जो है इनसे संबंधित थे, किससे, रहनुमाई माजदा सायासन से, ठीक है। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो ये कौन से थे जो कह रहे थे कि भारत को स्वशासन करना चाहिए। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो है हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन की जो है घोषणा हुई थी। तो ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको मैंने जो है बहुत बार जो है 1857 की क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है आपको पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की वायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये राष्ट्र की वायु प्राण वायु है। ये किसने कहा था, तिलक ने कहा था या चंद्रपाल ने कहा था, विपिन चंद्रपाल या अरविंद घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की। गांधी जी ने जो कॉलेज की अपनी शिक्षा थी वो कहाँ से हासिल की थी, ये आपको बताना है। तो ये सामलदास कॉलेज थे। बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, सामलदास कॉलेज से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर जो है गांधी, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है हुए देशव्यापी विरोधक गोलियों के बाद जो गोलीकांड हुआ था उसकी हिंसा की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बिहार विद्यापीठ के जो है पहले कुलपति या प्राचार्य कौन थे। तो बिहार विद्यापीठ के जो पहले कुलपति थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 में हुई थी और ये भारत जो आया था वो 1928 में आया था, याद रखिएगा। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल फिर गलत दिया गया है, क्योंकि 1927 में जो है नियुक्ति हुई थी और 3 फरवरी 1928 को जो है ये भारत आया था। तो यहाँ पर जो है 1928 सही होना चाहिए। आयोग ने
जो है यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है, तो आप लोग 1928 याद रखिएगा। देखिए 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी ने की थी, या आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 94 नंबर का, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना जो है किसने की थी? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो इसमें जो है मोहम्मद कासिम नौतनवी और जो है रशीद अहमद जो है गंगोही, ये दोनों जो है शामिल थे, तो इसीलिए इनका दोनों का नाम जो है दोनों जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका कब शामिल हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपके टीआरई में पूछे गए थे कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। तो ये जो है 1941 में आया था, ठीक है, 1941 में शामिल हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का जो है सबसे बड़ा जो है बेस कहाँ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है सियोल में था, ठीक है, सियोल में था। सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जेल ब्रेक की घटना जो है ये भागलपुर आदर्श कारागार में हुई थी, भागलपुर आदर्श कारागार में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, जापानी नौसेना ने जो है कब जो है आत्मसमर्पण किया? जापानी नौसेना ने जो है कब आत्मसमर्पण किया? तो 15 अगस्त 1945 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त जो है 1945 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? इनमें से कौन सी फिल्म हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? धर्मपुत्र या गर्म हवा या पिंजर या उपयुक्त तीनों? तो इनमें से जो है उपयुक्त तीनों जो है ये हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। तो ये आपका डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देशी रियासत को भारत में मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है कौन सी जो है देशी रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद को जो है मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमने जो है अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और ये हमने कितने देर में किया है? तो 40 मिनट में लगभग कर लिया है। और जो है अब हम आगे जो है हमारे 30 क्वेश्चन आपके जो है आर्ट ऑफ टीचिंग से होने वाले हैं। इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस रीजनिंग और हल्के फुल्के मैथ के सवाल होते हैं। आप सभी लोगों ने अगर जो है पेपर दिया है या पेपर देने वाले हैं तो आप सभी को जो है पेपर पैटर्न पता होगा। तो अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 30 नंबर जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने भी लाइक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए हमारा 101 नंबर का सवाल है कि संज्ञानात्मक अधिगम से संज्ञानात्मक जो है अधिगम जो है इसमें आपका अंतिम चरण है। अंतिम चरण कौन सा है? इसमें सूचना या विश्लेषण या मूल्यांकन या जो है संश्लेषण। तो इसमें जो है संश्लेषण जो है इनका अंतिम चरण होता है। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए स्वप्राय से अधिगम है, स्वप्रयास अधिगम है, मतलब खुद से सीखना, खुद से प्रयास करके सीखना। इतना तो आप लोग खुद ही गेस कर सकते हैं। तो ये स्वायत्त अधिगम है, ठीक है, स्वायत्त अधिगम है। ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। ब्लूम का जो वर्गीकरण है ये खोजबीन करता है। ब्लूम का वर्गीकरण जो है ये खोजबीन करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, या भावात्मक क्षेत्र का, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र का, या उपयुक्त सभी। तो ये जो है तीनों एरिया में अपना जो है खोजबीन करता है। तो ये सी विकल्प, डी विकल्प जो आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए 104 नंबर का सवाल, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्य से संबंधित ज्ञान है प्रत्यात्मक ज्ञान या अभिसंज्ञात्मक ज्ञान। तो इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये आपका जो है तथ्यपर्ण ज्ञान हो जाएगा। याद रखिएगा डी विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया है। तो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तत्वों को एकत्रित कर जो है नवीन स्वरूप को आकार देना है। तत्वों को जो है एकत्रित करके और नवीन स्वरूप में उनको आकार देना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या कहलाता है? विश्लेषण या संश्लेषण या व्यवस्था या समझ। तो ये जो है व्यवस्था कहलाता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक जो है क्रिया का उदाहरण है प्रयोगशाला प्रदर्शन, इसके अलावा जो है कहानी कथन, या दो प्रयोग के परिणाम के परिकलन। तो ये आपका प्रयोगशाला हो जाएगा। ऐसा माना गया है कि प्रयोगशाला में जो है मनोगत्यात्मक क्रिया का जो है उदाहरण है। ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए
अगला सवाल देखिए 107 नंबर का, विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है शिक्षण विधि या शिक्षण सिद्धांत या जो है शिक्षण प्रविधि या शिक्षण कार्यनीति। तो शिक्षण सिद्धांत जो है ये जो है विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है। इसका जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रस्तावना जो है प्रस्तावना संबंधित है। प्रस्तावना किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना में आप क्या करते हैं? तो अगर आपने डीएलएड या बीएड या कोई भी टीचिंग जो है कोर्स किया है तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना में हम जो है बच्चों के पूर्व नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 109 नंबर का सवाल है, पाठ योजना है। पाठ योजना क्या है? तो ये शिक्षक का मार्गदर्शक करती है, ये कक्षा की क्रिया जो है सुनिश्चित करता है। तो ये सबसे बढ़िया देखिए ये जो है शिक्षक को भी एक मार्गदर्शक प्रदान करती है कि कैसे कैसे उनको जो है टीचिंग करनी है, या कक्षा की क्रिया को भी सुनिश्चित करती है और शिक्षार्थी को लक्ष्य समझाने में भी या समझने में भी मदद करती है। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 110 नंबर का सवाल, व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को किसने विकसित किया? व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में जो है शिक्षा के सिद्धांत को जो है किसने जो है सिद्धांत को जो है किसने विकसित किया था? तो ये हर्बर्ट ने किया था, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सभी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ग्राफ आप क्या करते हैं? तो ये आप लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया, ग्राफ क्या करता है? तो ये लिखने की जो है कला है, ग्राफ बनाना। तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये एक तंत्रीय विकार है जिसके जो है विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में जो है कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये डिस्ग्राफिया क्या है? तो इसमें जो है आप जो है कोई चीज़ जो है ढंग से बना नहीं सकते हैं। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्मोर्फिया, ठीक है, कैलकुलिया, तो ये सभी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक सवाल जरूर आता है आपका। देखिए प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के जो उपागम है उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, यह क्या कहलाता है? प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने को उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। विसर्जन या विभेदित निर्देशन, या इसके अलावा संवर्धन या जो है त्वरण। तो ये आपका संवर्धन कहलाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसकी जो सही जवाब हो जाएगा इसका वो आपका हो जाएगा बार बार दोहराव और जो है आवर्ती व्यवहार। ठीक है, जो स्वलीनता वाले बच्चे होते हैं वो बार बार जो है रिवीजन करते हैं और रिपीट करते हैं और आवर्ती व्यवहार करते हैं। तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 114 नंबर का सवाल है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो एक अच्छे शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है ये आपको तो पता ही होना चाहिए। अब जो विषय वस्तु को पढ़ाने गया है उसका जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी शिक्षक से उसकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहें तो उसे अपना परिचय देना चाहिए? तब इसमें कहा जा रहा है कि उसे संक्षेप में बताना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने बारे में बिल्कुल संक्षेप में बिल्कुल बताना चाहिए बच्चों को। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी के अदर ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मांग को नज़रअंदाज नहीं करना है और छात्र को इस अवांछित मांग के लिए डांटा, तो ये गलत हो जाएगा। डांटना नहीं है, आपको संक्षेप में अपना परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार या जो है उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली। तो आप सभी लोग जानते हैं ये तीनों गुण इसमें होने चाहिए। डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए पुस्तकालय है, पुस्तकालय क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पुस्तकालय जो है ये औपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान या अच्छा संचार कौशल या प्रभावी नेतृत्व गुण। तो इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा? तो विषय वस्तु का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, विषय वस्तु का ज्ञान। ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तो शिक्षक के लिए आवश्यक जो है ये दोनों गुण सही हो जाएंगे। विषयों का जो है विशेषज्ञ होना, अब जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री का जो है मुझे XYZ आना चाहिए और बहुत धैर्य रखने वाला। ये नहीं कि किसी ने 2 सवाल पूछ लिया किसी बच्चे ने तो आप उसको मारने पीटने लगे, आप उसको जो है बेइज्जत करने लगे या डांटने लगे। तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। आपको विषय का अपने जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए विषय वस्तु का, और जो है बहुत ही धैर्य और सहनशील होना चाहिए। ए विकल्प जो है ये सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 120 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षक
शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। शिक्षक जो अवसर अपने छात्रों को अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। प्यार करने वाला शिक्षक, उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण के शिक्षक, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो है सबसे सही वाला जवाब कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों को जो है प्यार भी करना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प सही माना गया है। ठीक है, तो बी विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला देखिए मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है या जो है आवर्धिक प्रक्रिया है या जो है आपका अर्धवार्षिक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है, याद रखिएगा। मूल्यांकन जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आंकने की व्यापक क्रिया है। आंकने की जो है व्यापक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो ये आपका जो है मूल्यांकन हो जाएगी। मूल्यांकन जो है आंकने की जो है ये व्यापक जो है प्रक्रिया है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का निरीक्षण है? जो संकलनात्मक जो है मूल्यांकन होता है, ये कौन से प्रकार का जो है परीक्षण है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा। इससे जो है शिक्षक निर्मित परीक्षण भी होता है और बाहरी परीक्षण भी और आंतरिक परीक्षण भी, ये तीनों प्रकार के परीक्षण में सम्मिलित होता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 124 नंबर का, पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? बच्चा, गतिविधि, सामुदायिक जीवन या पारिवारिक जीवन? तो ये जो है इसमें देखिए पारिवारिक जीवन कहाँ से आ जाएगा? बच्चे तो होंगे, गतिविधि भी और सामुदायिक जीवन से भी संबंधित होनी चाहिए, लेकिन इसमें पारिवारिक जीवन नहीं चाहिए। डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 125 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? उद्देश्य, विषय वस्तु, मूल्यांकन या जो है शिक्षक? तो इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो शिक्षक जो है ये जो है पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। बाकी आपका उद्देश्य, विषय वस्तु और मूल्यांकन जो है ये सभी पाठ्यचर्या के तत्व हैं। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में लघु संस्कृति क्या है? विद्यालय में जो है ये लघु संस्कृति क्या है? तो ये है वर्ग कक्षा। एक कक्षा में बैठा सभी विद्यार्थी जो है ये लघु संस्कृति का काम करते हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। परामर्श का जो है मूलभूत सिद्धांत है स्वायत्तता या न्याय या निष्ठा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 128 नंबर का सवाल है कि वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है स्व अधिगम या आमने सामने का जो है अधिगम या प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए प्रमिश्रित मतलब सभी जो है खुद से भी सीखे, आमने सामने भी होकर सीखे, जांच परख कर भी सीखे। तो ये आपका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखना, लिखना, करना या पढ़ना? तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा? करके सीखना जो है सबसे बेटर होता है। सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? त्रिआयामी जो है शिक्षण सामग्री क्या है ये आपको बताना है। तो श्यामपट्ट जो है ये त्रिआयामी नहीं है, ना मॉडल ना चार्ट है। तो ये मॉडल आपका जो है ये त्रिआयामी हो जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन हो जाएगा। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1866 में हुई थी, याद रखिएगा 1866 में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये जो है छोटा नागपुर जो है पठार से निकलती है। डी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये 1951 से लेकर 56 तक चली थी, याद रखिएगा 1951 से 56। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 134 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर सरकार का विरोध करना चुना? तो ये आपका चौकीदारी कर था। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि बिहार में इतना ज़्यादा तो समुद्र तट कहीं है नहीं कि जो है नमक बना पाए लोग, तो इन्होंने चौकीदारी कर का ही विरोध कर दिया। देखिए सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? सौर क्रांति जो है जो आपका किस में रही? समाचारों में रही है। कौन से देश से संबंधित है? तो ये आपका अफगानिस्तान से संबंधित है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि स्तंभ ए और बी का मिलान कीजिए, जीरा एक कील की तरह दिखता है। ये रीजनिंग का सवाल है, ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में तेलंगाना जो है ये तटवर्ती राज्य है, या उड़ीसा या कर्नाटक या केरल? तो इनमें से अगर देखा जाए तो तटवर्ती राज्य कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर जो उड़ीसा है, भगवान जगन्नाथ जी का जो स्थान है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी भी है, तो ये आपका तटवर्ती राज्य है। तो बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 138 नंबर का सवाल देखिए, ये भी आपका जो है एक प्रकार से देखिए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कांसा जो है एक मिश्र धातु है और ये किससे बनता है ये आपको बताना है। तो कांसा जो है टिन और किससे बनता है? तो ये कॉपर से जो है मिलकर बनाया जाता है, जिसे हम कांसा कहते हैं। तो ये टिन और कॉपर हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए ये भी आपका यहाँ पर लुप्त संख्या पूछा गया है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है, देखिए ये भी रीजनिंग और मैथ का सवाल है और ये भी आप लोग मुझे लगता है कर ही लेंगे।
ठीक है। तो मैं इसको जो है नहीं करवाऊंगा, मैं केवल और केवल आपको जी के जीएस से देखिए द्वीप, समुद्र और नखलिस्तान, ठीक है, द्वीप जो होता है, इसके अलावा समुद्र होता है और नखलिस्तान जो होता है, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा जवाब आपका सही होगा ये आपको बताना है। 146 नंबर का सवाल है, तो ये जो है रेगिस्तान होता है, ठीक है, ये रेगिस्तान हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 147 नंबर का सवाल, जो अन्य से भिन्न है, देखिए मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ, अब इसमें से कौन जो है भिन्न है ये आपको बताना है। क्यों भिन्न है आप वैसे भी जवाब यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये भी आपका जो है सवाल आपका उसी का है, रीजनिंग का है और मैथ का है। तो ये मैं आपको जो है एक हमारा सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगले सेशन में हम जो है आप जिस सब्जेक्ट का कहेंगे हम उसका लाके आपको करा देंगे, चाहे ज्योग्राफी हो या साइंस हो, तो उन सभी का हम आपको करवा देंगे। आपको पढ़ाई में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा टफ सवाल आते हैं, ना ही आपका निगेटिव मार्किंग है। तो आप बिल्कुल भी जो है नर्वस मत होइएगा, आसानी से जो है अपने सवाल को करिएगा और आसानी से जो है आप पेपर क्लियर कर लेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो है DSSB और जो है UPLT ग्रेड की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जैसे ही स्टेट का एग्ज़ाम खत्म होता है, हम जो है इन सभी का जो है PYQ जो है शुरू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।